सालों पहले, जब जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं बल्कि जीवित संवेदनाओं का संसार हुआ करता था, तब नीलगिरी वन अपनी शांति के लिए जाना जाता था। वहाँ हवा भी धीमे बहती थी, जैसे किसी के सोने में खलल न डालना चाहती हो। इसी जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद था। उसकी जड़ें धरती में इतनी गहरी थी कि लोग कहते थे, वह जंगल की सांसें सुन सकता है। बरगद के नीचे अक्सर जानवर बैठते, थकान उतारते और बिना बोले एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते। बरगद के पास ही रहता था एक घायल भेड़िया। उसका नाम किसी ने नहीं रखा था, क्योंकि जंगल में नाम से ज्यादा पहचान व्यवहार से बनती है। उसकी एक टांग में पुराना घाव था, जो ठीक से भरा नहीं था। इसी कारण वह शिकार में पिछड़ जाता और अक्सर भूखा रह जाता। दूसरी ओर उसी जंगल में एक छोटी हथिनी रहती थी, भोली, चंचल और जिज्ञासु। उसकी माँ कुछ साल पहले शिकारियों से बचते हुए बिछड़ गई थी। झुंड ने उसे अपनाया तो था, पर माँ की ममता का खालीपन उसकी आंखों में हमेशा झलकता था। एक दोपहर, जब सूरज सिर के ऊपर ठहरा था और जंगल चुप्पी की चादर ओढ़े था, हथिनी भटकते भटकते बरगद तक आ पहुंची। वही उसने भेड़िए को देखा, कमजोर, प्यासा और हाफता हुआ। हथिनी घबराई। भेड़िया जंगल का डर था और हथिनी जंगल की मासूमियत। लेकिन उस दिन भेड़िए की आंखों में डर था, भूख नहीं। हथिनी कुछ पल रुकी, फिर धीरे धीरे पास पड़ी सूखी पत्तियों को अपने सूंड से हटाया और पास की छोटी जलधारा से पानी लाकर भेड़िए के सामने गिरा दिया। भेड़िया चौंका। उसने पानी पिया, पर हथिनी की ओर देखा नहीं। शायद शर्म थी, शायद अविश्वास। हथिनी रोज आने लगी, कभी फल गिरा देती, कभी पानी ले आती। वह कुछ कहती नहीं थी, पर उसकी मौजूदगी ही एक मौन संवाद थी। धीरे धीरे भेड़िए की सांसें स्थिर होने लगीं। जंगल के दूसरे जानवरों को ये रिश्ता अजीब लगा। बंदर बोले, शिकार और शिकार की दोस्ती, ये प्रकृति के खिलाफ है। सांप फुफकारे, आज दया, कल धोखा। लेकिन बरगद चुप रहा। वह जानता था, करुणा कोई नियम नहीं मानती। एक रात जंगल में आग लग गई। दूर गांव के किसी शिकारी की छोड़ी चिंगारी ने सूखे पत्तों को पकड़ लिया। हवा तेज थी, आग और तेज। जानवर इधर उधर भागने लगे। अफरातफरी मच गई। हथिनी घबरा गई। उसका झुंड दूसरी दिशा में भाग चुका था। धुएं में उसे कुछ दिख नहीं रहा था। तभी एक परिचित गुर्राहट सुनाई दी। भेड़िया। वह अपनी घायल टांग के बावजूद हथिनी के पास आया। उसने रास्ता सूंघा, जहां से आग नहीं फैली थी। वह आगे आगे चला, बार बार रुककर देखता कि हथिनी पीछे है या नहीं। कांटों, जलते तनों और धुएं के बीच से होते हुए दोनों एक गीली घाटी तक पहुंचे, जहां आग रुक गई थी। हथिनी की आंखों से पानी बह रहा था, धुएं से नहीं, एहसास से। उस रात जंगल ने देखा, करुणा सिर्फ देने का नाम नहीं, वह लौटकर रक्षा भी बन जाती है। अगले दिनों में भेड़िए का घाव धीरे धीरे भरने लगा। हथिनी ने अपने झुंड को उसके बारे में बताया। पहले विरोध हुआ, फिर स्वीकार। भेड़िया जंगल का राजा नहीं बना, न हथिनी कोई देवी। पर जब भी कोई घायल होता, बरगद के नीचे पहुंचता, क्योंकि वहां एक सीख सांस लेती थी। जिस जंगल में करुणा जिंदा हो, वहां कोई अकेला नहीं होता। नीति, मोरल। करुणा कमजोरी नहीं होती, वह शक्ति है जो डर को भरोसे में बदल देती है। एक समय की बात है। हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और पक्षियों के बीच एक विशाल हाथी रहता था। उसका नाम था गोलू। गोलू ताकतवर था, बुद्धिमान था और जंगल के सबसे बड़े हाथियों में गिना जाता था। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी, उसका गुस्सा। इस हरे भरे जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। सुबह होते ही सभी हिरन घास चरने निकल जाती, सभी बंदर इधर उधर कूदने लगते और हाथियों का दल नदी की ओर बढ़ता। लेकिन जब भी गोलू वहां होता, शांति बहुत देर तक वहां टिक नहीं पाती। हर दिन गोलू छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता। अगर कोई हाथी उसके रास्ते से गुजरता तो गोलू चिंगाड़ने लगता। अगर कोई बंदर गलती से उसकी पीठ पर फल गिरा देता तो गोलू वो पेड़ तोड़ देता। धीरे धीरे जंगल का हर जानवर गोलू से डरने लगा,
कोई उसकी मदद नहीं चाहता था, कोई उससे बात करना नहीं चाहता था। गोलू सोचने लगा, मैं सबसे ताकतवर हूँ, मुझे गुस्सा करने का हक है। लेकिन एक बार जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने गोलू की जिंदगी बदल दी। उस महीने गर्मी बहुत ज्यादा थी, जंगल में पानी कम हो गया था, नदी का स्तर नीचे जा चुका था। सभी जानवर परेशान थे और भूख प्यास के मारे इधर उधर पानी ढूंढ रहे थे। हाथियों का दल तय कर रहा था कि किस रास्ते से पानी तक पहुंचा जाए। एक बूढ़ा और समझदार हाथी बोला, गोलू, दाईं ओर वाला रास्ता सुरक्षित है। लेकिन गोलू को किसी की सलाह पसंद नहीं थी। गुस्से में उसने चिंगाड़ कर कहा, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, सब मेरे पीछे आओ। अपने गुस्से और अहंकार में गोलू अपने दल को गलत रास्ते पर ले गया। वो रास्ता घना जंगल था, कांटेदार झाड़ियां, दलदल और सूखी जमीन। एक हाथी ने हिम्मत करके गोलू से कहा, गोलू, मुझे लगता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। गोलू ने गुस्से में आकर जोर से अपनी सूंड से उसे धक्का दिया और बोला, मेरे फैसले में अपनी टांग मत अड़ाओ। कुछ दूर जाते ही एक जोर की आवाज आई, धप। गोलू का पैर दलदल में फंस गया। वो जितना जोर लगाता उतना ही अंदर धंसता जाता। हाथियों का दल घबरा गया। गोलू ने गुस्से में चिल्लाना शुरू किया, कोई मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा? लेकिन हर जानवर दूर खड़ा था। वे डरते थे, उन्हें याद था कि गोलू कितना गुस्से वाला है। उसी वक्त जंगल का सबसे बुजुर्ग और समझदार कछुआ आया और उसने अपनी धीमी आवाज में कहा, गोलू, गुस्से से नहीं, शांति से निकलो। गोलू ने पहली बार ध्यान से सुना। फिर कछुए ने कहा, जब तुम गुस्सा करते हो तुम दूसरों को नहीं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हो। गोलू की आंखों में डर और पछतावा था। उसने पहली बार माफी मांगी और नरमी से बोला, मैं गलत था, कृपया मेरी मदद करो। जैसे ही गोलू का स्वर बदला, हर जानवर आगे आया। हाथियों ने सूखी लकड़ियां लाई, बंदरों ने लताई गिराई, हिरणों ने रास्ता साफ किया। धीरे धीरे गोलू उस दलदल से बाहर निकल गया। वो थका हुआ था, लेकिन उसका दिल अब ज्यादा हल्का हो चुका था। उस दिन के बाद गोलू बदल गया। अब वो सुनता था, अब वो शांत रहता था, अब वो गुस्से की जगह समझदारी को चुनता था। जंगल में फिर शांति लौट आई। अब हर जानवर गोलू से प्यार करता था, उसकी इज्जत करता था, क्योंकि गोलू ने सीख लिया था, गुस्सा ताकत नहीं है, गुस्सा आग है, और आग सबसे पहले उस इंसान को जलाती है जो उसे अपने अंदर पालता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, गुस्सा कभी समाधान नहीं देता, वो रिश्तों को तोड़ता है, फैसले बिगाड़ता है और अंत में हमें ही नुकसान पहुंचाता है। अगर आप शांत रहना सीख जाएं, तो आप सिर्फ अच्छे इंसान नहीं बल्कि सच्चे विजेता बन जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आपको इस कामचोर बैल की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि मेहनत से बचकर आप अपनी जिंदगी आसान बना सकते हैं, तो ये कहानी आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है, भारत के छोटे से गांव में एक किसान रहता था, रामू। रामू के पास 2 जानवर थे, एक गधा और एक बैल। रामू अपने बैल से बहुत काम करवाता था, जबकि गधे से थोड़ा बहुत ढुलाई करवाता और फिर उसे आराम करने देता। बैल को दिन भर खेत जोतना पड़ता, फिर चाहे गर्मी हो या बरसात हो या सर्दी, उसे हर मौसम में काम करना पड़ता। उसका शरीर इतनी मेहनत से टूट जाता। दूसरी ओर गधा थोड़ा बहुत सामान ढोता और फिर आराम से घास खाता रहता। बैल जब भी गधे की जिंदगी को देखता था तो उसे अंदर से जलन होती। वो सोचता कि इसकी जिंदगी कितनी आसान है और मैं यहाँ कड़ी मेहनत करता हूँ। एक रात जब रामू किसान सो चुका था और दोनों जानवर आसपास ही बंधे हुए थे, बैल ने गधे से कहा, अरे भाई, तेरी जिंदगी कितनी मजे की है, तुझे न ज्यादा काम करना पड़ता है, न थकावट झेलनी पड़ती है, और मैं दिन भर जी तोड़ मेहनत करता हूँ, मेरा शरीर भी टूट जाता है। गधा कुछ देर तक चुपचाप सुनता रहा और फिर बोला, मैं तेरी हालत समझ सकता हूँ भाई, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। बैल ये सुनकर थोड़ा उदास हो गया। तब गधे ने उससे कहा, अगर तू कुछ दिन आराम करना चाहता है तो मेरे पास एक रास्ता है। बैल की आंखों में चमक आ गई और बोला, जल्दी बता भाई, कौन सा रास्ता? गधे ने धीरे से कहा, कल सुबह जब रामू तुझे लेने आए तो तू इस तरह दिखाना जैसे तू बीमार है, सुस्त और लाचार, शायद वो तुझसे काम ना करवाए। जब बैल ने सुना तो वो थोड़ा मुस्कुराया और बोला, मैं कल सुबह ऐसा ही करूंगा। फिर गधा बोला, लेकिन एक बात याद रखना, ये तरीका बस 1 या 2 दिन के लिए है, अगर तू लालच करेगा तो मुसीबत में फंस सकता है। बैल ने अपना सिर हिलाया और बोला, हाँ हाँ भाई, बस मुझे 1 या 2 दिन का आराम चाहिए। अगली सुबह बैल ने गधे की सलाह मानी और बीमार होने का नाटक किया। रामू को उस पर दया आई। रामू ने हमदर्दी से उसे हाथ लगाया और वहां से चला गया। बैल अंदर से खुश होने लगा।
दूसरे दिन भी बैल ने यही सब नाटक किया, लेकिन इस बार रामू की आंखों में चिंता की जगह कुछ और भी दिख रहा था। बैल ने कुछ देर सोचा, फिर वो अंदर से खुश हो गया कि आज भी मुझे आराम करने को मिलेगा। रात को गधा फिर बैल के पास आया और बोला, अब तो 2 दिन हो गए हैं भाई, अब तो तुझे वापस काम पर लग जाना चाहिए। रामू किसान का बहुत सा काम रुका हुआ है। बैल हंसते हुए बोला, नहीं भाई, अभी तो मजा आ रहा है, मैं 4-5 दिन और आराम करूंगा। गधा गुस्से में बोला, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी, ज्यादा लालच मत करना। रामू अगर गुस्से में आ गया तो तू मुश्किल में फंस सकता है। बैल ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बोला, मैंने उसकी इतनी सेवा की है, क्या मैं कुछ दिन आराम भी नहीं कर सकता? तब गधे ने उसे कहा, अभी तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, लेकिन जब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। और ये बोलकर गधा उससे दूर चला गया। अगली सुबह फिर बैल ने वही सब नाटक किया, लेकिन इस बार रामू किसान कुछ नहीं बोला, बस वहां से गुस्से में चला गया। बैल अपने मन में सोचने लगा कि आज एक और दिन आराम करूंगा, लेकिन उसे क्या पता था कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। कुछ देर बाद रामू किसान ने बैल की रस्सी खोली और उसे एक आदमी को सौंप दिया। वो आदमी उस बैल को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। बैल कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ जा रहा है। कुछ देर बाद जब वो आदमी अपने घर पहुंचा तो बैल की आंखों में दहशत आ गई। वो आदमी उस गांव का कसाई था। रामू किसान ने अपने बैल को बेच दिया था। उस बैल को अब अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन के बाद वो बैल किसी को नहीं दिखा। किसान ने कुछ ही दिनों में अपने लिए एक नया बैल खरीद लिया और फिर उससे अपना काम करवाने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम मेहनत से अपना मन चुराएंगे तो आज नहीं तो कल उसका हर्जाना हमें भुगतना पड़ेगा। काम चोरी का मजा कुछ समय के लिए मिल सकता है, लेकिन उसका अंजाम हमेशा दुखद होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आपको दूसरे बैल की ये कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। ये कहानी है एक किसान की, जिसके पास एक सोने की अंगूठी थी। तो एक दिन वो किसान ऐसे ही अपने खेत में किसी काम से जाता है, तो उसकी वो जो सोने की अंगूठी थी वो उसकी उंगली से निकलकर खेत में कहीं गिर जाती है। अब वो किसान को जब ये पता चलता है तो वो बड़ा परेशान हो जाता है और अपनी उस सोने की अंगूठी को खेत में ढूंढने लगता है। तो सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन वो अंगूठी उसे कहीं नहीं मिलती है। तभी वो किसान अपने से थोड़ी दूरी पर एक चूहे को देखता है, जिसके हाथ में उसकी उस सोने की अंगूठी थी। अब जब तक वो किसान उस चूहे तक पहुंचता, वो चूहा उस सोने की अंगूठी को निगल लेता है और अपने बिल में घुस जाता है। अब किसान ये देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और तभी वो एक चूहे पकड़ने वाले को बुलाता है। जब चूहे पकड़ने वाला आता है तो वो उस चूहे के बिल के पास जाकर उस चूहे को उसके बिल से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उस बिल से एक चूहा बाहर नहीं आता है, बल्कि बहुत सारे चूहे बाहर आ जाते हैं। अब ये देखकर वो किसान और चूहे पकड़ने वाला भी हैरान हो जाता है कि अब इनमें से वो चूहा कौन सा है जिसने सोने की अंगूठी निगली है। तभी उस चूहे पकड़ने वाले की नजर एक चूहे पर पड़ती है जो इन बाकी चूहों से बहुत दूर खड़ा हुआ था। तभी वो चूहे पकड़ने वाला उस चूहे के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है और फिर वो उसके पेट में से उस सोने की अंगूठी निकाल लेता है। जब किसान ये देखता है तो वो हैरान हो जाता है और वो उस चूहे पकड़ने वाले से पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि यही वो चूहा है जिसने मेरी सोने की अंगूठी निगली थी। तो चूहे पकड़ने वाला किसान से मुस्कुराते हुए कहता है कि जब एक स्टूपिड इंसान अचानक से अमीर बन जाता है ना, तो अपने आप को दूसरों से अलग कर लेता है और अपने आप को बाकी लोगों से ऊपर समझने लगता है। दोस्तों, मुझे ये पता है कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हो तो उस जगह को और उन लोगों को कभी मत भूलना जो बुरे वक्त में आपके साथ थे, क्योंकि बहुत से लोग पेड़ पर चढ़ने के बाद उसी पेड़ की टहनियों को काट देते हैं जिन्होंने उन्हें सहारा दिया था ऊपर चढ़ने के लिए। एक बात हमेशा याद रखना कि असली वेल्थ पैसा या गोल्ड नहीं होता है। असली वेल्थ तो हम्बलनेस और जमीन से जुड़े रहने में होता है, क्योंकि पैसा आपको अमीर तो दिखा सकता है, लेकिन आपका कैरेक्टर आपको ट्रूली रिस्पेक्टेड बताता है।